तो ये गाइस, जो CIL एस्पिरेंट है उनको पता होगा कि 100 नंबर की जो है नॉन टेक भी आती है, जिसमें से जियोग्राफी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसमें मैंने वही टॉपिक कवर किए हैं जो CIL के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 3-4 नंबर तो आसानी से आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, देशांतरी विस्तार क्या होता है, कहाँ है, भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, आकार एंड क्षेत्रफल। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, भारतीय मानक समय क्या होता है, IST। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, जो प्रयागराज यानी कि नैनी से गुजरती है। ठीक है, यह ग्रीनविच मीन टाइम जो GMT होता है उससे 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह भारत की 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो स्थलीय एवं तटीय सीमा क्या होती है, लैंड बॉर्डर एंड कोस्ट लाइन। ठीक है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है लगभग 15,106 किलोमीटर है, जो 7 देशों से मिलती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है जो कि 4,096 किलोमीटर है, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो एक बार खुद से भी वीडियो बंद करके उसको दोबारा से सोचिए कि यहाँ पे कि सबसे जो बड़ी सीमा थी वो किससे थी, जैसे अफगानिस्तान से छोटी सी थी और बांग्लादेश से बड़ी सी, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन द्वीपों को मिलाकर जैसे अंडमान निकोबार यह 16.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। एग्जाम में 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इस राज्य की तटरेखा लंबी है तो गुजरात की। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तो जैसे कौन कौन सी रेखा होती है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो जो ये रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ जो है ये कहाँ किसके बीच में, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, और ये जो है 1947 में इसको निर्धारित किया गया था। यह सीमा रेखा भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज अवॉइड करिएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच है। इसको भी यहाँ पे अगर हाईलाइट कर देंगे आप तो आपको याद रहेगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं, मैं इसको अपने चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है, यह भारत और चीन के बीच है। इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत खींचा गया था। मुख्यतः इसका जो है अरुणाचल प्रदेश से ये होकर गुजरती है भारत में। ठीक है, डूरंड रेखा क्या है, ठीक है, ये पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचे गए। ठीक है गाइस, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत का केवल लद्दाख का हिस्सा जो है उससे थोड़ा सा टच होता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप क्या है, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश देखते हैं पहले, उत्पत्ति और प्रकार देखते हैं। ओके गाइस, हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा गूगल आपको भी करना चाहिए। ओके जिसकी उत्पत्ति टेथिस सागर के मलबे पे दबाव के कारण हुई थी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो टेथिस नामक एक सागर था जिसके मलबे के ऊपर दबाव पड़ा तो उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये उत्तर में हमारे भारत की बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रमुख चोटियां, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 गार्डविन है। ठीक है, गार्डविन आस्टन भी कहते हैं इसको।
और जो 8611 मीटर है, जो लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में है, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची, क्योंकि ये थोड़ा सा लद्दाख के आसपास है ना, तो पीओके साइड में थोड़ा पड़ता है। जो पूर्ण रूप से भारत में है उसे कंचनजंगा बोलते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार संरचना, यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और ये खनिज संसाधनों जैसे कि लोहा, कोयला, अभ्रक से यहाँ पे एकदम भरपूर मिलता है, ठीक है। जो लोग होंगे वहाँ के उनको पता होगा। अरावली और सतपुड़ा, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करते जा रही हूँ, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन अलग करता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। अब देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हिमालय की नदियां, गंगा नदी, ये गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये 25-25 किलोमीटर है, ठीक है। जो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलने से बनती है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो प्रयागराज में इससे मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र क्या है, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान जाती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज, इसे पंचनद भी कहा जाता है गाइस, ठीक है, याद रखेंगे आप। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और भारत में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में एंट्रेंस कहाँ से होता है, तो अरुणाचल से। और असम में बहते हुए बांग्लादेश से पद्मा से मिलते हुए ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है, तो सुंदरवन डेल्टा नाम है, ठीक है। ओके अब देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं, ठीक है, जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी मतलब जो जाकर के वहाँ पे गिरती हैं सागर में, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। गोदावरी को गाइस दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है, या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं। जलवायु और मानसून, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ये पूछता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ का तापमान और वर्षा पूरी तरह से मानसूनी हवाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में 80% से अधिक वर्षा जून सितंबर के बीच में होती है, इसी मानसून से होती है। सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में केरल के मालाबार तट पर टकराता है, यानी जो मानसून है सबसे पहले कहाँ आता है, केरल के मालाबार तट पर, ठीक है। अब देखते हैं खनिज और संसाधन। तो कोल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्रम का कोयला। भारत का 98% गाइस आप देख रहे हैं 98% कोयला जो है, इससे अधिक जो है गोंडवाना कोल की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से नदी घाटी जैसे दामोदर हुआ, सोन नदी, महानदी में स्थित है, ठीक है। यह मुख्य रूप से बिटुमिनस का कोयला का प्रकार होता है। कोयला का टाइप होता है बिटुमिनस, यहाँ पे मिलता है गोंडवाना में, ठीक है। अब इसकी जो प्रमुख कोयला खदानें कहाँ गए, झारखंड का जो झरिया और बोकारो है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, जिसको भारत की पहली कोयला खदान कहते हैं, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि भारत की पहली कोयला खदान का नाम क्या था, तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज। उड़ीसा का तलचर और छत्तीसगढ़ का कोरबा। लिग्नाइट यानी भूरा कोयला कहते हैं, ये घटिया तकनीक का कोयला होता है, यानी कि लो ग्रेड का, जो तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लौह अयस्क और अन्य खनिज, तो बॉक्साइट जो होता है वो कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। अभ्रक जो होता है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और झारखंड का कोडरमा जो है वहाँ पे। भारत की जो ये है ना झारखंड का कोडरमा, इसे जो है भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम याद कर लेंगे यहाँ पे कि झारखंड जो कोयला का कोडरमा है यहाँ पे, इसको अभ्रक की राजधानी कहा जाता है भारत की, ठीक है। कृषि और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो एग्रीकल्चर एंड डैम्स। कृषि के प्रकार एवं फसलें, तो देखते हैं फसलें कितनी है, 3 प्रकार की। रबी की फसल जो सर्दी में होती है, जायद की फसल जो गर्मी में होती है, और खरीफ की फसल जो मानसून के हिसाब से होती है, ठीक है। तो गर्मी सर्दियों में हम क्या क्या उगाते हैं, गेहूं और जैसे हमारे नवंबर दिसंबर में ठंडियाँ जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उस टाइम हम सरसों और गेहूं बो देते हैं। फिर उसके बाद जब गर्मी आती तो उस टाइम तरबूज, ककड़ी, खरबूजा बोते हैं ना, तो वैसे याद कर लेंगे। और मानसून में धान, मक्का, कपास, ये सब। फिर देखने की हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, तो 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन ने इनके ही नेतृत्व में उन्नत बीजों और उर्वरकों के प्रयोग में गेहूं और चावल के उत्पादन में
जो हुआ था कि रिकॉर्ड की वृद्धि हुई थी, जिसका मुख्य लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को मिला। यानी कि स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लाई थी और इन्हीं के थ्रू जो है बहुत सारे, फिर पहले बहुत कम होते थे तो फिर इनके हेल्प से जो है बहुत अच्छी किस्म के बीज का यूज़ होने लगा तो उत्पादन बढ़ गया। आप देखेंगे प्रमुख बांध और नदियाँ, तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे है और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ है और पंजाब में है, ठीक है, इनके ऊपर बना हुआ है। ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, इसको भी याद रखेंगे कि गुरुत्वीय बांध है। अब देखेंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदी पर है, ठीक है। भागीरथी और भीलांगना नदी के ऊपर बना है। अब देखेंगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, ये जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ये भारत और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है और कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये महानदी के ऊपर है, ठीक है, आप याद रखेंगे। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना की सीमा पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। गाइस आप इसको एक दो लाइन में भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, मैंने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लिखा है, नहीं तो बस एक पेज का है ये सब। और नागार्जुन कृष्णा आप याद कर सकते हैं, अर्जुन और कृष्णा साथ थे तो अर्जुन, नागार्जुन और कृष्णा, ठीक है। ऐसे ही भारतीय परिवहन तंत्र यानी HNH 44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा है, ठीक है। और अगर सबसे छोटा पूछे तो NH 418 है, 118 भी है, जो उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4 या 6 लेन वाले राजमार्ग से जोड़ती है। तो गाइज ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं जो CIL के एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।